प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक हेडिंग देखिए सेकंड में क नंबर दे करके प्राकृतिक संसाधन। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे भूमि संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में हम लोग देखेंगे भूमि संसाधन। हाँ सर, भूमि संसाधन आगे जाके सर क ख ग घ अंग करके दिया हुआ है, ठीक है। इसी में प्राकृतिक संसाधन में पहला भूमि संसाधन, भूमि संसाधन, भूमि संसाधन, भूमि संसाधन। से ध्यान दीजिएगा, पूरे भारत की देखा जाए तो लगभग भारत में सर 43% मैदानी क्षेत्र है। 43% क्या है? मैदानी क्षेत्र है। और 27% क्या है? पठार है। 27% क्या है? पठार है। और 30% क्या है? पर्वत है। अब समझिएगा सर, ये तीनों को होता क्या है? बर्बत हो गया, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे हो गया। वही सावधानी हटी दुर्घटना। अब ध्यान दीजिएगा, एक जगह ये है सर और एक जगह ये है। इसको शहर जो इस तरह से बना हुआ है इसको बोलते हैं पर्वत। इसको क्या बोलते हैं? पर्वत। पर्वत की तरह ही ऊंचा ही होता है, ऊंचा होता है लेकिन वो समतल होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? पठार। बात समझेगा, पर्वत की तरह ही ऊंचा होता है लेकिन आगे जाके क्या हो जाता है? बराबर समतल हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पठार। और जो नीचे जहाँ हम लोग रहते हैं, खेती करते हैं, तो ये वाला क्या हो जाता है? मैदान। यही बताइए, हम लोग बिहार में पर्वतीय क्षेत्र में है कि पठार क्षेत्र में है या मैदानी क्षेत्र में है? हम लोग कौन क्षेत्र में है? मैदानी क्षेत्र में, मैदान में है। ठीक है। अच्छा बताइए, कहाँ जीवन जीना अच्छा रहेगा? मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र में? मैदानी क्षेत्र में हम लोग बढ़िया जगह पर हैं, ताकि सब सुविधा हमको क्या है? मिलता है यहाँ। अब ध्यान दीजिएगा, 43% मैदानी क्षेत्र है, 27% पठार है और 30% क्या है सर? पर्वत है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? लिखिए डैश देकर के तब देखिए, भारत का 43% भाग, भारत का 43% भाग, 43% भाग मैदान, 43% भाग मैदान, 30% भाग, 30% भाग पर्वत, पर्वत तथा 27% भाग, 27% भाग पठार है। 27% भाग क्या है सर? पठार है। पठार है। कोई दिक्कत इसमें? मैदान के परसेंट है? 43। मैदान कितना है? 45 है। आप पर्वत कितना है? 30। आप पठार कितना है? 27%। चलिए, सबको याद हो गया होगा? चलिए बताइए, पर्वत कितना है? पर्वत 27 है। पठार 27, पर्वत 30, अब मैदान कितना है? फिर से एक बार अब बताइए, मैदानी क्षेत्र कितना हो गया? पर्वत कितना हो गया? अब पठार कितना हो गया? बना दीजिएगा ना। भारत में निम्नलिखित में से कौन पर्वतीय क्षेत्र का भाग है? ऑप्शन रहेगा 27, 43, 28, 18, 30। ऑप्शन 4 रहता ना, उसमें एक आपका सही रहेगा ना। हाँ सर, क्या बोल रहा है?
जाओ। मैदान हो गया क्या परसेंट? 43%। अब पठार कितना हो गया? अब पर्वत कितना हो गया? 30%। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? ऊपर 30% है, बात नहीं कीजिए। अब ध्यान देंगे, मिट्टी किसकी बात करते हैं? मिट्टी यानी कि मृदा। मिट्टी बोले तो मृदा। अब मृदा का निर्माण कैसे होता है वो समझ लीजिए थोड़ा सा। मृदा का निर्माण होने में सर, है लड़का, मृदा के निर्माण में जो है आपका नहीं समझ में आ रहा है? मृदा के निर्माण में किस तरह से तो समझिएगा। चट्टान, चट्टान देखे ना है, तो जब चट्टान टूटता और फूटता है, चट्टान जो है टूटता है और फूटता है, यानी कहने का मतलब चट्टान जब टूटेगा, फूटेगा, रगड़ाएगा, और रगड़ा करके धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिट्टी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिट्टी में। लेकिन सर 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लगभग लाखों बरस लग जाती है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लगभग लाखों बरस लग जाता है मिट्टी बनने में, तब वह मिट्टी क्या हो जाता है? बनता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में जो भी कचरा होता है उसको ले जाकर के भर देते हैं, तो लगता है कि ढेर मनी ऊंचा हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियल रूप में, वास्तविक रूप में मिट्टी को बनने में सर लगभग लाखों बरस लग जाते हैं, क्योंकि चट्टान टूटेगा, फूटेगा, नदी में बहते हुए आएगा, धूल कण से आते जाएगा, तब जो है वो क्या होता है? मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। और जब मिट्टी का निर्माण हो जाता है सर लाखों बरस, तो मिट्टी जो है भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 6 प्रकार की पाई जाती है। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, मृदा का निर्माण। हाँ लिखिए, मृदा क्या है? निर्माण बाद में लिखेंगे, पहले मृदा लिख लीजिए। मृदा क्या है? लिखिए, असंगठित पदार्थों से निर्मित असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा कहलाती है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। अब लिखिए, मृदा का निर्माण लिख डाल देंगे। मृदा का निर्माण, लिखिए, चट्टानों के टूटने, फूटने, चट्टानों के टूटने, फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। 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 चट्टानों के टूटने, फूटने, भौतिक,
रासायनिक और जैविक परिवर्तन होता है तब जाके आपका क्या निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। और मृदा बताइए नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय? नवीकरणीय। सोच के बताइएगा, मृदा नवीकरणीय है या अनवीकरणीय? नवीकरणीय। लिखे डाल देखिए, मृदा नवीकरणीय संसाधन है। दोबारा उपयोग कर सकते ना? मृदा इतना मात्रा नहीं लगाता है। मृदा नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। लिखिए आगे डायरे करके। भारत में भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, जलवायु, वनस्पति में विभिन्नता के आधार पर मिट्टी 4 प्रकार की होती है। मिट्टी 4 प्रकार की होती है। मिट्टी 4 लिखा, 6 प्रकार की होती है। 6 बताए थे ना? 6 प्रकार की होती है। फर्स्ट लिखेंगे जलोढ़ मृदा, सेकेंड काली मृदा, थर्ड लाल तथा पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, एक और लिख लेंगे छठा पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल या पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और एक पर्वतीय मृदा। किसी कोई दिक्कत इसमें? भारत में मृदा कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार के। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल तथा पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। अब ध्यान देंगे भारत में सर, ध्यान दीजिएगा, लिख लिए ना? भारत में इसमें जो 6 प्रकार का मृदा बताया गया है, इसमें जो है सबसे ज्यादा कौन सा मृदा पाया जाता है? आपका क्वेश्चन। लाल मृदा, काला मृदा, और बताइए कोई? हाँ, भारत में ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा जो मृदा पाया जाता है सर, सबसे ज्यादा उपजाऊ वो आपका जलोढ़ मृदा है। सबसे ज्यादा पाया जाता है और सबसे ज्यादा उपजाऊ है। मतलब इसमें उत्पादन कम होगा कि ज्यादा? उत्पादन क्या होगा? ज्यादा। ये है सर जलोढ़ मृदा। कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान दीजिएगा, जलोढ़ मृदा देखिए इसमें लगा हुआ है जल। जलोढ़ मृदा में क्या लगा हुआ है? जल। तो जलोढ़ मृदा जो होता है सर 2 तरह की होती है। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं सर खादर, एक को क्या बोलते हैं? खादर। और सेकंड को बोलते हैं बांगर।
एक को कहते हैं खादर और दूसरा को बांगर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के। एक खादर और दूसरा बांगर। अब ध्यान दीजिएगा खादर कौन होता है और बांगर कौन होता है। अब ध्यान दीजिएगा खादर और बांगर। बाढ़ आती ना, जब बाढ़ आती है तो अपने साथ मिट्टी लेकर के आती है, यस सर। और मिट्टी जब लेकर के आती है तो वो खेत में कहीं ना कहीं जा करके रुक जाती है, यस सर। रुक जाती ना है। यस सर। तो जो बाढ़ के द्वारा लाया गया मिट्टी होता है वो होता है सर खादर। बाढ़ के द्वारा लाया तो वो क्या होता है? खादर। खादर। और जो पहले से मिट्टी आपका है वहाँ मौजूद उसको क्या बोलते हैं? बांगर। बांगर। पहले जो मौजूद है उसको क्या बोलते हैं? बांगर। तो यहाँ पर सर खादर उसको कहेंगे नई जलोढ़ मिट्टी को, जो आया पानी में जाके नया आया, तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। खादर। आप पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। बांगर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। नोट कीजिए, लिखिए खादर लिख के डाल दीजिए। खादर नई जलोढ़ मिट्टी को या मृदा को, नई जलोढ़ मृदा को, नई जलोढ़ मृदा को, नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। खादर कहते हैं। हो गया? यस सर। उसके बाद लिखिए सेकंड नंबर देकर के डालते क्या जे पुरानी जलोढ़ मृदा को, पुरानी जलोढ़ मृदा को, पुरानी जलोढ़ मृदा को, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। नई जलोढ़ मृदा को खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? नहीं सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले, विस्तार वाले राज्यों का नाम बतावें। जलोढ़ मृदा वाले राज्यों का नाम बतावें। जलोढ़ मृदा वाले राज्यों का नाम बतावें। यह मृदा में, यह मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जा सकती है? यह मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जा सकती है? यह मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जा सकती है? लगाई जा सकती है। लिखिए सर आंसर। बिहार, आंसर लिखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, कर्नाटक, कर्नाटक लिख लिए, राजस्थान, कर्नाटक, असम, राजस्थान और असम, राजस्थान लिख लिए। आदि राज्यों में, आदि राज्यों में जलोढ़ मृदा, आदि राज्यों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। आदि राज्यों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा सर जल होगा, पानी होगा, यानी कि वहाँ नदी होगी। क्या होगी? नदी। तो नदी जो है सर, ध्यान दीजिएगा नदी वाला थोड़ा सा, 1 मिनट देख रहे हैं ना।
ये दिख रहा है आपको? ये जो नदी सर जो बहती है इस तरह से, दिख रहा है ना? यस सर। इधर बहती है, तो जितना भी ये नदी है सर इधर बहती है, तो ये सब जो है अपने साथ मिट्टी लेकर के आती है। यस सर। मिट्टी क्या करती है? लेकर के आती है अपने साथ दहाते हुए। तो आपको लिखाया गया बिहार, क्या लिखाया गया? बिहार। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, है ना? उसके बाद आपको बता दिए तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, असम, बताए ना है? यस सर। असम, ये सब राज्यों, बहुत सारे राज्य है आपका। उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, ये सभी राज्यों में क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यह जलोढ़ मिट्टी में एक क्वेश्चन और इसी में था कि कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, गेहूँ, धान, गेहूँ, धान, गन्ना, गेहूँ, धान, गन्ना, हो गया। दलहन आदि फसलें उगाई जाती है, आदि फसलें उगाई जाती है, आदि फसलें उगाई जाती है, आदि फसलें उगाई जाती है। कोई दिक्कत इसमें? पूछेगा भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये राज्य का नाम बता देंगे। उसके बाद कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? तो फसल में आप बताएंगे क्या? गेहूँ, धान, हो गया। दो चार गो और उसमें हो जाएगा। यस सर। ये सब फसल जो है आपको जो है जलोढ़ मृदा में उत्पादन किया जाता है। एक और बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा इसमें। ये जो नदी है सर, पहले समझिए डेल्टा किसको बोलते हैं? डेल्टा, डेल्टा जैसे, हाँ बता रहे हैं, भारत का या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। यस सर। डेल्टा, डेल्टा का संकेत होता है त्रिभुज की तरह, यस ठीक है? त्रिभुज डेल्टा का संकेत होता है। तो डेल्टा होता है क्या? ध्यान समझिएगा, डेल्टा है लड़का, डेल्टा क्या होता है? तो नदी जो है अपने साथ, नदी जो है अपने साथ, जैसे गंगा नदी की बात करते हैं, ये उत्तराखंड से निकलती है ना? यहाँ से निकलती है उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा सा झारखंड होते हुए वो जो है आपका बंगाल के खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। एक चीन में या तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील, वहाँ से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन नदी आती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये आ जाती है, तो ये भी अपने साथ लेकर के आती है कूड़ा कचरा, ये भी अपने साथ कूड़ा कचरा लेके आती है। और वह जो है क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में वो जा करके वहाँ क्या कर देती है? गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। अब अपने साथ कचरा लेकर तेज गति से जा रहा है तो लेकर चला जाएगा, लेकिन जब वह कहीं जाकर पानी शांत होगा तो कचरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। यह प्रक्रिया लंबा समय तक चलते चलते धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा एक डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। बहुत बड़ा क्या हो जाएगा? डेल्टा का निर्माण होगा। लेकिन डेल्टा कब निर्माण होगा सर? जब नदी जो है बहेगी तब, अपने साथ नदी कचरा लेके चलेगी तब। तो जितना भी भारत में अधिकांशतः जो नदियां हैं आपका, वो सब जो है पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, पश्चिम से पूरब। एक दो नदी है नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये सब नदी जो है क्या बोलते हैं? पश्चिम की ओर बहती है। लेकिन अधिकांशतः गोदावरी, इधर तो सोनकन, बेतवा, चंबल हो जाती है। उसके बाद कृष्णा, कावेरी, समझ रहे हैं? ये सब अधिकांशतः नदियां जो है पूरब की ओर बहती है। तो पूरब के किनारा पर ही क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। पूरब तटीय क्षेत्र में क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? ये क्वेश्चन नोट कीजिए। भारत के किन भागों में, भारत के किन भागों में, भारत के किन भागों में, किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? नदी डेल्टा का विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ। यहाँ के मृदा की
क्या विशेषता है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा में या मिट्टी में क्या विशेषता है? तो बताइए, पश्चिम तटीय या पूर्व तटीय? डेल्टा का विकास कहाँ हुआ, पश्चिम में या पूर्व में? पूर्व में जो है डेल्टा का विकास हुआ है ना। आइए, पूर्व में जो डेल्टा का विकास हुआ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, समझ रहे हैं ना, इन नदियों से आए हुए पानी जल के द्वारा वहाँ पर डेल्टा का विकास हुआ। अच्छा, जब ये डेल्टा का विकास होगा सर, तो आसपास का जो मृदा होगा उपजाऊ होगा कि अनउपजाऊ होगा? उपजाऊ होगा, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा क्या होता है, उपजाऊ होता है। लिखिए इसका आंसर, भारत के पूर्व तटीय मैदान, भारत के पूर्व तटीय मैदान, भारत के पूर्व तटीय मैदान, पूर्व तटीय मैदान स्थित, पूर्व तटीय मैदान स्थित महानदी, महानदी गोदावरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा, और कावेरी नदियों के द्वारा, और कावेरी नदियों के द्वारा, और कावेरी नदियों के द्वारा, कावेरी नदियों के द्वारा डेल्टा का, डेल्टा का निर्माण, निर्माण, निर्माण जलोढ़, जलोढ़ मृदा के द्वारा ही हुआ है। जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है, हुआ है। जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी का गठन, जलोढ़ मिट्टी का गठन, जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट, बालू, सिल्ट एवं मृतिका से के, एवं मृतिका के, एवं मृतिका के, बालू, सिल्ट एवं मृतिका के विभिन्न, मृतिका के विभिन्न, मृतिका के विभिन्न अनुपात से होता है, विभिन्न अनुपात से होता है, होता है। इस मिट्टी का रंग, इस मिट्टी का रंग, इस मिट्टी का रंग धुंधला से लेकर, धुंधला से लेकर, इस मिट्टी का रंग धुंधला से लेकर, धुंधला से लेकर लालिमा लिए, लालिमा लिए, लालिमा लिए, लालिमा लिए भूरे रंग का, भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। भूरे रंग का होता है। ठीक है सर। बिहार में थोड़ा सा जलोढ़ मिट्टी की बात किया जाए तो उत्तर बिहार में, किधर? उत्तर बिहार में सर जो जलोढ़ मिट्टी होती है बालू वाला, बालू वाला जो जलोढ़ मिट्टी है इसको बोलते हैं दियारा। इसको क्या बोलते हैं? दियारा, या हम लोग उसको बोलते हैं दियर। क्या बोलते हैं? दियर, दियारा या दियर। और इसमें सर मक्का का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। उसमें मक्का का उत्पादन क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसको डाय दे के लिख लीजिए। उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार में
उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। दियारा भूमि कहते हैं। इसमें लिख लीजिए डै दे करके, यह मक्का की कौन दियारा भूमि, यह मक्का की कृषि के लिए, यह मक्का की कृषि के लिए, मक्का की कृषि के लिए, मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। यह मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा भूमि? दियारा। दियारा भूमि कहाँ मिलेगा? बिहार में। अब बिहार में जो बालू वाला जलोढ़ मिट्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दियारा कहते हैं। और वह दियारा भूमि में मक्का का उत्पादन किया जाता है और वह मक्का जो है विश्व भर में क्या है? प्रसिद्ध है। चलो यहाँ तक जलोढ़ मिट्टी में किसी को कोई दिक्कत? अब आइए सर काली मिट्टी। सेकंड क्या था? काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मृदा। काली मृदा में सर एक ऑब्जेक्टिव आता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। याद हो गया? यस सर। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? रेगुर। रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। रेगुर मृदा। और यह काली मृदा को सर कपासी मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को क्या बोलते हैं? कपासी मृदा कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या उत्पादन होता है? कपास। क्या उत्पादन होता है? कपास। इस मृदा में ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कपासी मृदा। लेकिन आपसे पूछेगा बिहार बोर्ड में सर कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। रेगुर मृदा। ठीक है। और यह मृदा सर काला क्यों होता है? यह मृदा जो है आपका काला क्यों होता है? इसमें सर पाया जाता है एल्यूमिनियम। काली मृदा में क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। और लोहा जो होता है आपका आयरन, इसके कुछ अयस्क उसमें पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम का और लोहा का कुछ अयस्क इसमें पाया जाता है, इसलिए यह मिट्टी कैसा दिखता है? काली। काली दिखती है। इतना ही काली मृदा सबसे प्रश्न रहेगा, लिखिए डायरे करके। काली मृदा का काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। रेगुर मृदा है। रेगुर मृदा है। हो गया सर? यस सर। काली मृदा उसका नाम क्या है? रेगुर मृदा है। एक और लिख लीजिए, काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं। कपासी मृदा भी कहते हैं। हो गया सर? एक और है सर मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा। इससे पूछेगा सर आपसे कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो जहाँ मरुस्थल होगा, जहाँ मरुस्थल होगा वहीं ना मरुस्थलीय मृदा पाया जाएगा। तो बताइए भारत में मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान। और उस मरुस्थल का नाम क्या है? सहारा। थार। उस मरुस्थल का नाम क्या है? थार। थार मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में। अब मरुस्थलीय मृदा में बताइए क्या होता है? बालू ज्यादा होता है। यस सर। बालू क्या होता है? ज्यादा। बहुत ज्यादा, उसमें बालू ही बालू होता है, पूरा भरा हुआ। आप देखे होंगे। अब मरुस्थल का जहाज किसको बोलते हैं? ऊंट को। मरुस्थल का जहाज किसको बोलते हैं? ऊंट को बोलते हैं। लिख लीजिए डायरेक्ट करके।
देखिए मरुस्थलीय मृदा का विस्तार, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है, राजस्थान में है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? लिखिए अगला प्रश्न लिखे तो, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? 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 लिखिएगा आंसर, इसके बाद बताते हैं। पहाड़ी ढलानों पर, पहाड़ी ढलानों पर, पहाड़ी ढलानों पर, पहाड़ी ढलानों पर जल की तेज बहाव, जल के तेज बहाव, जल के तेज बहाव, जल के तेज बहाव को रोकने के लिए, जल के तेज बहाव को रोकने के लिए, रोकने के लिए सीढ़ीनुमा, सीढ़ीनुमा, सीढ़ीनुमा खेत को बनाकर, खेत को बनाकर, खेत को बनाकर, सीढ़ीनुमा खेत को बनाकर की जाने वाली कृषि या की जाने वाली खेती को सीढ़ीनुमा खेती, सीढ़ीनुमा खेत को बनाकर की जाने वाले कृषि को क्या लिखते हैं? समोच्च कृषि कहते हैं। की जाने वाली खेती को सीढ़ीनुमा समोच्च कृषि कहते हैं। पर आप चंद्र लिख लीजिए, यह मृदा अपरदन को, यह मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। यह मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। यह मृदा अपरदन को रोकने में क्या है? सहायक है। यह मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। समझिएगा सर, समोच्च कृषि। अब सर पहाड़ी क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र। तो यहाँ वाला सर पानी तो यहाँ चला जाएगा, यस सर। ऊपर टिकेगा ही नहीं। नहीं सर। तो यहाँ पर हम खेती करेंगे सर, थोड़ा सीढ़ी जैसा बना करके। कैसा करेंगे? सीढ़ी जैसा। सीढ़ी जैसा बना के अगर हम खेती करते हैं इस ढंग से, समझ रहे हैं, तो सीढ़ी नुमा खेती हो जाता है कि यहाँ वाला पानी सर ये वाला खेत में चला जाएगा, फिर यहाँ वाला इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो इसको कहते हैं सीढ़ी नुमा खेती या समोच्च कृषि। समोच्च माने सम ऊंचा नीचा। क्या होगा? ऊंचा नीचा। देखिए ऊंचा नीचा है कि नहीं है? ये नहीं कि अगर डायरेक्ट यहाँ पर सर पानी, अगर यहाँ खेती करें तो यहाँ डायरेक्ट पानी वहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा ना। और फायदा क्या है सर कि वह मृदा को बहने से रोकता है। मृदा को बहने से क्या करता है? रोकता है। यानी मृदा अपरदन को रोकता है, मिट्टी को रोकता है, तो उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। यानी मिट्टी को बहने नहीं देता है, या बहेगा तो ज़्यादा बहेगा, कम बहेगा, कम मात्रा में बहेगा। क्योंकि हम लोग का भी खेती होता है तो ऊंचा, फिर नीचा, उससे भी नीचा, तो ऊपर वाला पानी नीचे वाला में, नीचे वाला पानी और नीचे वाला में, उससे नीचे में चला गया, तो एक सीढ़ी के आकार का हो गया। किस तरह का हो गया? सीढ़ी का आकार का हो गया। इसे सीढ़ीनुमा खेती या समोच्च कृषि कहा जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे चलिए हम लोग, लिखिए आगे। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, एक दो है, उसके बाद कंप्लीट इसको करेंगे। पवन अपरदन वाले, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में
पवन अपरदन वाले क्षेत्र में, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति, कृषि की कौन सी पद्धति, कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? कौन सी पद्धति, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? अब ध्यान देंगे सर, खेत है, यहाँ हम पौधा लगाते हैं, क्या लगा रहे हैं? पौधा। जब पौधा लगा रहे हैं सर तो क्या हो रहा है? पवन अपरदन हो रहा है, पौधा हमारा लग गया है, ठीक है। तब पौधा लगा दिए सर तो इधर से पवन आया तेज गति से, उधर गिरा दिया, इधर से आएगा इधर गिरा देगा, तो वहाँ पर कौन सा हम कृषि माने, कौन सा खेती करें कि ताकि पवन से भी हमको फायदा भी हो जाए? एक कृषि होता है सर पट्टिका, क्या होता है? पट्टिका। पट्टिका कृषि में क्या होता है सर? हम क्या करेंगे, जो पौधा लगाएंगे, पौधा हम लगाएंगे तो पौधा के बीच में ऊंचा स्थान छोड़ देंगे, समझ रहे बात को? पौधा के बीच में ऊंचा स्थान कर देंगे और जहाँ गड्ढा है यहाँ पर हम पौधा को क्या करेंगे? लगा देंगे। और जब पौधा को लगा देंगे इस तरह से, समझ रहे हैं ना, बीच में यहाँ पौधा लग जाएगा, तो पवन अपरदन वाले में जब हवा तेज गति से इधर से आए चाहे उधर से आए तो क्या होगा? ये मिट्टी इधर गिर जाएगा या ये मिट्टी इधर गिर जाएगा, तो इसका और जड़ तो मजबूत हो जाएगा। बताइए, ये अब उड़ने वाला है? नहीं उड़ने वाला है। तो इसको कृषि को कहते हैं सर पट्टिका। इसको क्या बोलते हैं? पट्टिका कृषि। तो पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कौन कृषि करेंगे? पट्टिका कृषि। आंसर लिखिए, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि, पट्टिका कृषि श्रेष्ठकार माना जाता है। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि, पट्टिका कृषि श्रेष्ठकार माना जाता है। पट्टिका कृषि श्रेष्ठकार माना जाता है। पट्टिका कृषि श्रेष्ठकार माना जाता है। कोई दिक्कत इसमें सर? पट्टिका कृषि श्रेष्ठकार माना जाता है। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं ना है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन लिखिए, फसल चक्रण, फसल चक्रण, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? किस प्रकार सहायक है? पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखेंगे। फसल चक्रण, फसल को बदल बदल करके क्या करना? लगाना। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका खेत है और उस खेत में आप क्या कर रहे हैं? फसल लगा रहे हैं। धान लगाएं, फिर गेहूँ लगा दिए, फिर धान लगाएं, फिर गेहूँ लगा दिए, फिर धान लगाएं, फिर गेहूँ लगा दिए। माने ये प्रक्रिया लगातार करते जा रहे हैं तो आपका जो खेत है उसकी उर्वरक क्षमता धीरे धीरे घटते जाता है। उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। और जब उर्वरक क्षमता घट जाती है तो उत्पादन बढ़ जाएगा? नहीं सर, घट जाएगा। उत्पादन भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक दलहन फसल, कौन फसल? दलहन। दलहन, दाल वाला फसल को हम क्या करते हैं? लगाते हैं। जैसे हम धान लगाएं, धान लगाएं
धान के बाद फिर क्या लगा देंगे? दलहन। दलहन। दलहन के बाद फिर अगला बार फिर क्या लगेगा? धान लगाएंगे, फिर दलहन लगाएंगे। इससे क्या होगा सर? इससे क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि धान लगेगा, दलहन लगाता है, दलहन में मतलब समझिए बात को। दलहन लगाने से क्या फायदा है? तो दलहन जो होती है, मसूर, खेसारी, चना, समझ रहे हैं ना, इसका जो जड़ होता है सर, इसका जड़ में गांठ होता है। जड़ में क्या होता है? गांठ होता है। बात समझिएगा। यह गांठ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नामक क्या पाता है? जीवाणु पाया जाता है। और यह जीवाणु क्या करता है? हमारे वायुमंडल में, कहाँ में? हमारे वायुमंडल में सर लगभग 78% नाइट्रोजन है। 78% क्या है? 78% नाइट्रोजन है। यह नाइट्रोजन को राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वायुमंडल से अवशोषित करके इसको गांठ में जमा कर देता है। और वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में इस नाइट्रोजन को इसमें स्थिर कर देता है। और यह दलहन पौधा अपने पास जितना नाइट्रोजन लेना होता है नाइट्रेट के रूप में ले लेता है। अब बाकी को आपका जमीन के जो मिट्टी है उस मिट्टी में क्या करता है? छोड़ देता है। इस मिट्टी में क्या कर दिया? छोड़ दिया। और जब अपने तो उपयोग कर लिया, बाकी नीचे छोड़ दिया। और जब नीचे छोड़ देता है, ये दलहन आप काट लेंगे, अगले साल फिर उत्पादन करेंगे तो उसमें जो है उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि इस मिट्टी में आपका नाइट्रोजन उर्वरक पहले से मौजूद है। यस सर। लेकिन गेहूं लगा रहे थे, धान गेहूं, उसको नाइट्रोजन मिल रहा था? नहीं सर। नहीं, बाहर से हम लोग खाद उर्वरक के रूप में छीट रहे थे तब उसको मिलता था। लेकिन ये प्राकृतिक रूप से ऑटोमेटिक इसको क्या हो गया? मिल गया। तो इस तरह से अगर धान दलहन अगर इस तरह से उत्पादन हम करते हैं तो उत्पादन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एक चक्र बनाता है। एक क्या बनाता है? चक्र। इसको बोलते हैं फसल चक्र। बात समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए नोट कीजिए। तो कोई दिक्कत इसमें? लिखिए आंसर। दो धान फसलों के बीच एक दलहन की फसल उगाना फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र कहलाता है। इसके द्वारा मृदा का पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है क्योंकि दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजनी स्थिरीकरण जीवाणु
जीवाणु पाई जाती है। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण जीवाणु पाई जाती है। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण जीवाणु पाई जाती है। कोई दिक्कत सर इसमें? नाइट्रोजनी स्थिरीकरण जीवाणु पाई जाती है। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारक है। बताएंगे कोई आंसर? लिख लीजिए आंसर। अधिक सिंचाई मतलब ज़्यादा उसको खेत को पानी देते हैं, जिसके कारण वह मिट्टी जो निम्नीकरण हो जाता है, यानी कि मिट्टी का उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है? कम जाती है, जिससे उत्पादन क्या हो जाता है? कम जाता है। सेकंड लिखेंगे सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? कहाँ ये बताएंगे? उत्तराखंड। लिख लीजिए। ठीक है, उत्तराखंड। आगे मरुस्थलीय मृदा ऐसे लिखा दिए हैं, लिख लीजिए। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? कहाँ होगा आंसर? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो गया। अगला मेढक, देखे ना? फ्रॉग। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? नष्ट करने वाला रसायन कौन है? आंसर लिख लीजिए। एड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट रसायन कौन है? एड्रीन। ये क्या करता है कि मेढक जब प्रजनन करती है, मतलब अपने जैसा मेढक उत्पन्न करती है, तो उससे पहले आप एड्रीन उसमें डाल दीजिए। वो अपना जनसंख्या क्या कर सकती है? पानी में डाल दो एड्रीन, और ढेर सारा मेढक का उत्पादन अब नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये होता है एड्रीन। ये क्वेश्चन और लिखिए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आंसर क्या होगा सर? रेगूर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर। चलो, इस चैप्टर में किसी को कहीं दिक्कत नहीं सर? समझने बुझने में? नहीं सर। थोड़ा बहुत? नहीं सर।